कि लालू प्रसाद को यदि लगता है कि वो सामाजिक न्याय के नेता हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि सामाजिक न्याय के नेता हैं, 15 साल उन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों को आवाज दी, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन वो सामाजिक न्याय का नेता होने के नाते उनके परिवार तक ही सीमित क्यों है? किसी और को, तेजस्वी के यादव पर किसी यादव को रैंडमली किसी को सेलेक्ट करके ले आए अपने परिवार से अलग, तेजस्वी से अलग, और उसको मुख्यमंत्री का घोषित करें कि नाम, और मैं उनके साथ बिना शर्त जाने के लिए तैयार हूं। आज जो बिहार में परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में उन्होंने खास करके जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें कल से वो अपने बयानों को बड़ा ही अलग तरह से मोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि तेजस्वी के अलावा अब वो तेजस्वी को छोड़ करके अब वो लालू पर हमला करने लगे हैं। आईपी गुप्ता लगातार आप देखे होंगे कि उनकी अलग अलग सभाएं होनी शुरू हो गई हैं। राजगीर में आज ही सभा थी, उसके बाद एक दिन पहले आपने देखा होगा कि पटना में उनके जो नए कार्यालय बन रहे हैं, उस कार्यालय में जो अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष थे उनको बुला करके मीटिंग हो रही थी, उसमें आईपी गुप्ता मौजूद नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार को माइनस करना या नीतीश कुमार को इग्नोर करना ये संभव नहीं है कि न तो अरुण भारती थे और न ही चिराग पासवान थे, न ही प्रदेश अध्यक्ष थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है हुलास पांडे के द्वारा किया गया है, और चिराग पासवान ने भी इस एजेंडे को एडॉप्ट कर लिया है कि अगर हमारी पार्टी का, जैसा कि आप कल बता भी रहे थे कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से अलग नहीं जा सकते हैं। उस एजेंडा में जो सबसे विस्फोटक एजेंडा था वो आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, वादे के मुताबिक एक बार फिर से हम आपके सामने 7 बजे सुबह हाजिर हैं। आज भी रात रात बुलेटिन में हमारे पास 5 बड़ी खबरें हैं जो बिहार की राजनीति को आने वाले 24 घंटे तक पूरी तरीके से प्रभावित करेंगी। इनफैक्ट कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो आने वाले राजनीतिक दिशा को भी, इस महीने जो सब कुछ होने वाला है उसको भी प्रभावित करेगी। देखिए, पहली खबर यही है, 8 जून को चिराग पासवान एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। एकाएक जदयू और लोजपा रामविलास दोनों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दोनों के एजेंडे बिल्कुल अलग अलग थे। जहां जदयू ने नीतीश कुमार के कार्यों और कार्य योजनाओं की चर्चा की, वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के साझा कार्यक्रम जो कि आने वाले 29 और 30 तारीख को होने वाले हैं, उन पर चर्चा करते हुए इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से लोजपा आर के मोटिव से, उनके हिसाब से और अपने जो कार्यक्रम में उपयोगिता है लोजपा की, उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखाया सके, उसको लेकर चर्चा करते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि आने वाले समय में लोजपा जो रामविलास है वो अपनी भूमिका एनडीए में जदयू से भी बड़ी चाहती है। क्या कुछ मामला है, बाबा में से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। बाबा, क्या धमाका करने वाले हैं चिराग पासवान 8 तारीख को? देखिए रमन जी, धमाका वो क्या करने वाले हैं ये तो अंदाजा आपको याद होगा कि पिछली जो मीटिंग उनकी हुई थी और पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया था उसमें 10 एजेंडा पास किया था। उस एजेंडा में जो सबसे विस्फोटक एजेंडा था वो आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और ये जो मामला है, ये मामला धीरे धीरे करके हर वो लोजपा के कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी के जहन में है। सब कोई चाहता है कि जो फैसला किया गया उस फैसले पर अमल हो, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अरुण भारती ने भी अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने तो इस एजेंडे को पूरी तरह से ऑथेंटिक कर दिया है, और चिराग पासवान ने भी इस एजेंडे को एडॉप्ट कर लिया है कि अगर हमारी पार्टी का, जैसा कि आप कल बता भी रहे थे कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से अलग नहीं जा सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर अगर एनडीए गठबंधन के पास बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं उनका सबसे पहला जो होगा काम वो ये होगा कि वो अगर किसी मामले पर मामला फंसता भी है तो सीधे कह देंगे कि हमारी पार्टी, भाई प्राथमिकता हमारी पार्टी की है और पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले से हम इधर नहीं जा सकते हैं। 8 तारीख की बात जो है, आज सबसे बड़ी बात ये हुई है कि न तो अरुण भारती थे और न ही चिराग पासवान थे, न ही प्रदेश अध्यक्ष थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है हुलास पांडे के द्वारा किया गया है, और प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। जी, वो मौजूद थे। हुलास पांडे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें कही हैं, उन बातों ने बड़ा ही अजीब तरह का एक, मतलब समझिए कि राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया है। और चर्चा इसलिए भी छिड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने, नीतीश कुमार के दिल्ली से लौट के आने के बाद चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार जी गए तो एनडीए के बीच में क्या बातचीत हुई, इस पर बहस होना चाहिए था। बिहार के लोगों को बताना चाहिए था कि हमने बिहार के लिए ये डिमांड किया। ये सारी बातें नमन जी कहीं नहीं हो रही है। चर्चा अगर किसी बात की हो रही है
तो अपने अपने एजेंडे की, यानी कि सीधी जी, तो तौर पे चिराग पासवान संकट मोचन के तौर पर रोल देख रहे हैं अपना, या कहीं ना कहीं वो अपनी ही अलग एक राग अलाप रहे हैं? जी, और उसमें नाम जो दिया गया है वो नाम बहुत ज्यादा चौंका रहा है, वो जी कई तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। उसमें 9 संकल्प सभा करने जा रहे हैं। देख, याद जी ध्यान ध्यान दीजिएगा, 9 संकल्प सभा, जी यानी आप समझिए कि एक तरफ ये नीतीश कुमार ने एजेंडा बनाया था कि सभी एनडीए घटक दल एक साथ बैठ करके कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एनडीए की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे। लेकिन अब जो है उन सारी परिस्थितियों को एकदम बिल्कुल अलग कर दीजिए आप, और अब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ सभी निकलना शुरू हो गए हैं, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं। जी जदयू अलग बैठक कर रही है, भाजपा अलग बैठक कर रही है। आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा अलग ही आलाप रहे हैं, उनका तो कोई था है पता नहीं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहीं जी नजरे नहीं आ रहे, वो दुनिया में अलगे कहानी छेड़ दिए हैं, परिसीमन कराने चल रहे हैं। जी दूसरा आप देख लीजिए कि इनका जीतन राम मांझी का बात, तो संतोष सुमन भी देख लीजिए बहुत कैलकुलेटेड जवाब दे रहे हैं, अपने फोरम की बात नहीं कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा फोकस किए हुए हैं महागठबंधन की तरफ कि महागठबंधन का क्या चाल चल रहा है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात समझ लिए कि 8 तारीख वाली जो एक नया सगुफा छोड़ दिया गया है, 8 तारीख को जो सभा करने की बात, 9 संकल्प सभा की बात की जा रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा धमाका होगा। अब क्या धमाका होगा ये देखने वाली बात होगी। हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने का, लेकिन अभी तक जी खुल करके कुछ आया नहीं है। जी। अगली खबर है कि नीतीश का फैसला टालना पड़ेगा भारी। नीतीश कुमार पर जो फैसला एनडीए नहीं अभी तक ले पा रही है, ये आने वाले समय में कहीं कष्टकारी तो नहीं होने वाला है? देखिए ना जी, नीतीश कुमार को माइनस करना या नीतीश कुमार को इग्नोर करना ये संभव नहीं है। आप सिंपल सी बात समझिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, नीतीश कुमार के निकलने के बाद आपने ही बताया कि जो सूचना मिली, आपको जानकारी मिली, जो आपके सूत्र बताया, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री भी तुरंत थोड़ी देर बाद निकल करके बाहर चले गए। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की प्रासंगिकता अभी भी है, और नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो समय के हिसाब से अपना फैसला लेते हैं, त्वरित फैसला लेते हैं, उनके फैसले का किसी को अंदाजा भी नहीं होता है और ले लेते हैं। नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया है, उस डिमांड पर आप समझिए कि लगातार जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि वो डिमांड उनका पूरा नहीं हो रहा है, और दिल्ली से उनके वापस लौटने का कारण भी यही है। जो बैरंग जी वापस चुपचाप लौटे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। 2 सभाओं में आज वो पहुंचे हैं, 2 जगह उनकी उपस्थिति रही है जहां मीडिया भी मौजूद थी, एक भी बात उन्होंने नहीं किया है, न किसी ने कोई बात किया है दिल्ली से जुड़ी हुई, इस मीटिंग से जुड़ी हुई किसी बात को। यानी कि सीधी तौर पे ये बात कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो अपना एजेंडा रखा था, उस एजेंडा को, एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो अपने पार्टी कार्यालय में बातचीत किया है वो और ज्यादा टेंशन दे रहा है, खास करके राजनीतिक पार्टी को लोगों मजबूत करने, नेक्स्ट लाइन की बात करना, जी जी, ये सब नीतीश तभी करते हैं जब उन्हें अलग कुछ राजनीतिक बिल्कुल कलेवर फैसला लेना लेना होता हो, है। फैसला लेना हो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अगली तो खबर की निश्चित तरफ रूप बढ़ते हुआ, आईपी गुप्ता का फॉर्मूला डिमांड में है बिहार में। जी आईपी गुप्ता लगातार अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं, जिलाध्यक्ष लगातार उनके जो 40 जिला है उसमें पूरे हो रहे हैं। एक तरफ गठबंधन को लेकर भी बातचीत चल रही है। जी, क्या लगता है आईपी गुप्ता चुनाव तक इतना परिपक्व और इतनी बड़ी जो उनका संगठन है, उतना जी बड़ा वो संगठन चुनावी मोड में लेके आ पाएंगे? नमन जी, आईपी गुप्ता ने आज से करीब 10-12 दिन पहले, आपको याद होगा, आपने खबर भी उस पर किया था, हम लोगों ने भी उस पर खबर किया था। आईपी गुप्ता ने 158 सीटें आइडेंटिफाई की थी, जी जहां शून्य से लेकर के 15,000 तक वोट है उनके जी समाज का, और जी ये निर्णायक भूमिका में है। यानी उनका सीधे तौर पे कहना है 140 सीटों पे चुनाव लड़ने का, उन्होंने दावा भी कर दिया है कि वो 140 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आईपी गुप्ता, लगातार आप देखे होंगे कि उनकी अलग अलग सभाएं होनी शुरू हो गई हैं। राजगीर में आज ही सभा थी, उसके बाद एक दिन पहले आपने देखा होगा कि पटना में उनके जो नए कार्यालय बन रहे हैं, उस कार्यालय में जो अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष थे उनको बुला करके मीटिंग हो रही थी, उसमें आईपी गुप्ता मौजूद नहीं थे। लेकिन जब आईपी गुप्ता से हमारी बातचीत हुई अपडेट पर, तो उन्होंने एक डाटा हमें और दिया है। एक डाटा तो उन्होंने दिया था जो आपको याद होगा, 158 सीटों वाला, जी जिस पर आपने कैलकुलेट करके, शोध करके, और आपने एक अलग डाटा निकाला था जिसमें वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये बातें हम लोग निकाल के लाए थे। जी। बिहार की मेजोरिटी सीट्स को, जीत हार का जितना अंतर है उससे बड़े तो वोट बैंक उनके पास जी है। जी, तो अब जो उन्होंने डाटा हमें सौंपा है उसमें 243 सीटों में मुसलमानों की आबादी किस सीट पर कितनी है और किन सीटों पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस डाटा पर भी हम लोग अलग से खबर जरूर करेंगे। उन्होंने पान और मुसलमान का एक नारा दिया है,
जी कहीं ना कहीं ये बड़ा ही विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि पान समाज को भी अपनी आइडेंटिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और मुसलमानों को भी अपने आइडेंटिटी के लिए अधिक से अधिक उनको नेतृत्व मिले, उसके लिए उनको भी जरूरत महसूस हो रही है। AIMIM आती है, जीतती है, और वो उठ कर चले जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में। तेजस्वी यादव उसको बधुआ मधुर समझते हैं, इसलिए भरपूर टिकट नहीं देते हैं। जदयू के पास अब वो मादा रह नहीं गया है। भाजपा मुसलमानों को पूछती नहीं है। इधर एक प्रशांत किशोर ने बात कहा भी था, तो उनके यहाँ से भी मुसलमान फरार होना शुरू हो गए हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं उनका पान और मुसलमान वाला जो गठजोड़ नजर आ रहा है, और जिस पर बातचीत कर रहे हैं कि हम दोनों को मिलाकर के उतना आंकड़ा हो जाता है कि हम लोग कम से कम 60 सीटों पर जीतने का वादा रखते हैं। तो यानी 140 सीटों पे वो लड़ने का जो वादा कर रहे हैं या उन्होंने दावा किया है, इसमें अगर ऐसा कोई गठजोड़ बनता है पान और मुसलमान का, तो ये एक विनिंग कंडीशन वाली होगी और बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। एक तरफ पसमानदा को जिस तरह से भाजपा अपने पाले में करने में लगी हुई है, जी दूसरी तरफ एक ओवैसी बड़े फैक्टर बनकर आ रहे हैं, जी फिर महागठबंधन के साथ भी मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है। जी कैसे इसमें जगह निकाल पाएंगे आईपी गुप्ता अपने लिए? देखिए, IP गुप्ता ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि बाकी के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने अब तक बरगलाया है। आप उठा के, उन्होंने कहा कि किसी से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान नेता से पूछ लीजिए, और कि वो नेता अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर पाया है, क्योंकि उसको इस बात की ही फिक्र लगी रहती है कि 5 साल वो कैसे सरवाइव करेगा। जी और इन्होंने कहा है कि हम अगर इस स्थिति में आते हैं तो हम प्रतिनिधित्व मुसलमानों को और पान को दोनों को बराबर बराबर देंगे, और हमारी एक अलग आइडेंटिटी होगी, जिससे कि हम अपने समाज, जैसे वो बोले कि हम अपने समाज को लिटरेट किए हैं, आज हमारा समाज हमारे साथ जो एकजुट है, जिसको लेकर के आप देखिएगा कि सत्ता पक्ष में बेचैनी है, बौखलाहट है, और घूम घूम करके पूरे बिहार के 243 सीट पे पान समाज के नेताओं को खोजा जा रहा है कि कौन आकर के दिया बत्ती दिखाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम इसी तरह की बात करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए भी, कि मुसलमान के भी कुछ ऐसे नेता तैयार हो जाएं जो अपने समाज के लिए करें, अपने लोग के लिए करें, और भारत के जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत करें। मतलब एक हिंदुस्तानी मुसलमान की बात वो कर रहे हैं। जी जी। तो अगली खबर है, पीके ने दिया लालू को बड़ा ऑफर। आज प्रशांत किशोर फिर लालू यादव पर हमलावर थे, उनके परिवार पर हमलावर थे जी। तेजस्वी यादव से शिफ्ट कर दिया उन्होंने जो पूरा हमला है लालू की तरफ, और तेज प्रताप के वाले मैटर पर उसे एक बड़ा इशू बना रहे हैं प्रशांत किशोर। कैसे देखते हैं वो इसको? देखिए नमन जी, प्रशांत किशोर अपनी जिस राजनीति यात्रा में अब नए सिरे से जो उन्होंने शुरू किया है, वो उनकी टैक्टिस राजनीति है। उसको पॉलिटिक्स राजनीति नहीं, टैक्टिस राजनीति कहते हैं। जी। और इसी के आधार पर वो अब तक इसमें माहिर भी रहे हैं वो। जी, राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में वो रहे भी हैं। इसमें कई सफलताएं उनको मिली हैं, उसका भी आंकड़ा उनके पास है। वो भी बार बार कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को जिताया, इतने लोगों को सरकार बनवाया। आज जो बिहार में परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में उन्होंने खास करके जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें कल से वो अपने बयानों को बड़ा ही अलग तरह से मोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि तेजस्वी के अलावा अब वो तेजस्वी को छोड़ करके अब वो लालू पर हमला करने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जिस बात को अब तक पब्लिक डोमेन में उतना मजबूती से नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद को यदि लगता है कि वो सामाजिक न्याय के नेता हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि सामाजिक न्याय के नेता हैं, 15 साल उन्होंने सामाजिक न्याय के लोगों को आवाज दी, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन वो सामाजिक न्याय का नेता होने के नाते उनके परिवार तक ही सीमित क्यों है? किसी और को, तेजस्वी के यादव पर किसी यादव को रैंडमली किसी को सेलेक्ट करके ले आए अपने परिवार से अलग, तेजस्वी से अलग, और उसको मुख्यमंत्री का घोषित करें कि नाम, और मैं उनके साथ बिना शर्त जाने के लिए तैयार हूं। बड़ी बात क्या ली है, रामविलास पासवान भी ऐसे ही फंसाए थे एक बार पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं चेकमेट कर दिया है, और इस पूरे मामले को लेकर के यादव के गांव में गए हुए थे, पूछा कि आपके बच्चा क्या करता है, लालू प्रसाद से कभी मिले हैं आप, लालू प्रसाद ने आपको क्या दिया है बदनामी के सिवाय, बताइए आपको इस गांव के लोग क्या समझते हैं। अलग जातियों से वो जाकर के पूछते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने यादवों के गांव में जाकर के अन्य जातियों से पूछा कि आप इनसे डरते हैं, तो हाँ डरते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने कहा कि आप पर एक टैग चिपकाया गया है, इसलिए आप निकलिए उस दायरे से। और लालू प्रसाद में यदि वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तेजस्वी को लगता है कि उनके पिता ने सामाजिक न्याय की बात किया है, तो वो अपने आप को अलग करें और मुख्यमंत्री का चेहरा किसी रैंडम यादव को बना दें। हम आप बिना शर्त समर्थन करने के लिए तैयार हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ। जी, मतलब पेज फंसा दिया है पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने दोनों बेटों में भेदभाव करता है वो
किसी और यादव को क्या हो जी सकता है। जी जी, कई बातें उन्होंने कही हैं, इन सारी बातों को उन्होंने कहा है। जी जी। जी आखिरी खबर अब मोदी के आने से पहले एनडीए में हाई अलर्ट हो गया है। बिहार एनडीए की बेचैनी तो देखी जा सकती है, वो तो साफ महसूस भी हो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा बाबा जी कि आखिर बिहार एनडीए में ये अलग अलग दल अपनी अपनी अलग अलग राग क्यों अलाप रहे हैं। अब तो एकजुट होने का मौका है ना, मोदी आ रहे हैं, सबको एक साथ एक मंच पर लेके जाएंगे, ऐसे में बिखराव क्यों दिख रहा है। नमन जी, हमारे यहाँ भोजपुरी में वो कहावत है कि सिखावल बुद्धि अढ़ाइये घड़ी रहेला। जी नीतीश कुमार ने उपचुनाव के समय, आपको याद होगा कि एक इधर उपचुनाव चल रहा था और नीतीश कुमार अलग ही राग आलाप रहे थे, एनडीए को एकजुट कर रहे थे। उनको पता था कि इसमें उनको एकमात्र सीट मिली है और वो एकमात्र सीट वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसी पर उनका सारा आगे की राजनीति टिकी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी टिका हुआ था। जी आपको याद होगा कि मनोरमा देवी को नहीं चाहते हुए भी उनको टिकट देना पड़ा क्योंकि विनिंग कंडीशन थी। जी बिल्कुल। इस पूरी बात को लेकर के आपको पूरी तरह से याद होगा वो एक एक एपिसोड कि उन्होंने उस माने समझिए कि जिस चीज का वो विरोध अपने पूरे राजनीतिक जीवन में करते आए हैं, कम्युनलिज्म का, उस तरह के नेता को वहां सामने बैठा करके और उनको सराह भी रहे थे। गिरिराज सिंह उस मीटिंग में बैठे हुए थे, आपको याद होगा, जो 2 दिन पहले ही हिंदुओं को जगा रहे थे कि अगर एकजुट हो नहीं तो खत्म हो जाओगे। और उस नेता के सामने उन्होंने 225 का लक्ष्य दिया था और उसी समय बना था यह प्लान कि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर बिहार भर में एक साथ बैठ करके मीटिंग भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि आपने प्रवक्ता स्तर पर बिहार भर में घूम घूम करके देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में करते रहे, लेकिन पिछले 3 महीना से आप बताइए हमको कोई मीटिंग हुई है क्या? आपको नजर आया क्या कोई प्रदेश? 2 महीना तो निश्चित रूप से हो गया और 60 दिनों में जब इस तरह की बात नहीं होती हो तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है? और मोदी के आने से पहले जो आप बार बार इस बात को कहते हैं कि मोदी अगर नहीं नीतीश कुमार का नाम अनाउंस करते हैं तो आप समझिए चिराग पासवान ने तो कर दिया, चिराग पासवान ने एक्सेप्ट कर लिया और चिराग पासवान देख रहे हैं कि जब 2021 में चिराग पासवान को दोनों मिल करके डैश कर सकते हैं, उनको माइनस कर सकते हैं, तो चिराग पासवान अकेले दोनों पर भारी नहीं पड़ सकते हैं क्या? अभी दोनों की राजनीति है, दोनों को फैसला करना है और चिराग पासवान उसमें मीडिएटर की भूमिका में है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि परिस्थितियां बदली हैं। आज भी मीटिंग होनी थी एनडीए की और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम था। मुझे भी किसी ने उसमें आमंत्रित किया था कि बाबा आइए ना, आज हम लोग की मीटिंग है, लेकिन संयोग से मैं गया नहीं और इस तरह की मीटिंग में मैं जाता भी नहीं हूँ। आज जो परिस्थिति बनी है नमन जी कि हर एनडीए का घटक अलग अलग बैठ रहा है सिर्फ दिखावे मात्र की, जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मजबूरी की दोस्ती है, हम बस बड़का खोल देंगे नहीं है पबा। यानी कि अभी तक जब तक आप समझ लीजिए कि 2 बातें खुल करके सामने नहीं आएगी। एक, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह और मोदी जी, इन दोनों में से कोई एक नहीं कह देता है कि आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा, तब तक वो इस बात को नहीं मानने वाले हैं। ये एनडीए में खरमंडल होता रहेगा। और दूसरा, सीट शेयरिंग का समझौता, जिसमें अभी जो मैं देख रहा था, मैं कहीं बात कर रहा था तो जानकारी जो मिली और वो आंकड़े दे रहे थे, पॉलिटिशियन से मेरी बात हो रही थी, आंकड़े दे रहे थे, उन्होंने ऐसा आंकड़ा दिया कि मैं खुद शॉक हो गया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया है। 110 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 83 सीट पर नीतीश कुमार की जदयू लड़ेगी, 40 सीट एलजेपी लड़ेगी, 10 सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को दिया जाता है, बाकी आरएलएम के लिए एक भी सीट नहीं है। तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। बिल्कुल, उन्होंने जो बातें कही, मैं खुद शौक हो गया। ना, लेकिन ये सब अब स्पेकुलेशंस है। बिल्कुल, इनमें अभी 100% क्लैरिटी नहीं हुई है। जी जी जी। दूसरी ठीक है जी जी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हुई जो कहीं ना कहीं एनडीए में खटपट होने की और एनडीए में हाई अलर्ट की बात जो बता रहे हैं आप, उसमें एक और आंकड़ा सामने आया है जिसमें आरजेडी प्लस को 115 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो पिछली बार थी। इसमें नीतीश कुमार की सीटें घट रही हैं और जितनी नीतीश कुमार की घट रही है उसके दुगना जो है एलजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और 70 सीटों पे अभी भी कायम होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। एक अलग सर्वे है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। तो समझिए कि बिहार की राजनीति ऐसे ही चल रही है। जी, बहुत धन्यवाद बाबा। वादे के मुताबिक दर्शकों को एक बोनस खबर तो आपको देना ही है और बोनस खबर आज की यह है कि एनडीए के समानांतर जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय समिति में आज एक और नाम जुड़ गया है।
तेजस्वी यादव ने आज इंडिया ब्लॉक के इस नई समिति में एक नया नाम जो जोड़ा है वो है वीआईपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी, जो कि बताया जाता है कि आजकल एक पॉपुलर टर्म हो गया है हनुमान। तो वो मुकेश सहनी के हनुमान हैं, उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, मीडिया के हलकों में बड़े फेमस रहे हैं देवज्योति। आज उन्हें जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय समिति में मीडिया एवं संवाद उप समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वीआईपी और आरजेडी इसके रिश्ते और पुख्ता हो जाते हैं। दोनों पार्टियों का एक साथ गठबंधन में इधर उधर न जाने का वीआईपी का जो प्रण है वो और संकल्पित हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। और कहीं ना कहीं इससे ये संभावनाएं समझ में आती हैं कि तेजस्वी सीएम और जो भावी डिप्टी सीएम है इंडिया से वो मुकेश सहनी है। ये बात देवज्योति ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा भी है, आप उसे देख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आज की रात रात कहीं समाप्त करते हैं, कल फिर इसी वक्त मुलाकात करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।